Hello, dear aspirants. Welcome to the Northeast PSC, and we are discussing about the Arunachal Times editorial and news analysis. तो काफी टाइम बाद ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, बट आई विल अगेन मेक श्योर आप ये मत सोचिए इट इज गोइंग टू एंड और इट इज गोइंग टू कैंसिल आउट। ये आपका कंटिन्यूस सेशन चलता रहेगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। अभी तक कुछ मतलब इंगेजमेंट्स, कुछ मसरूफियात की वजह से मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, इन द कमिंग टाइम्स मैं इसके लिए प्रॉपर एक शेड्यूल बना रहा हूँ, इसके लिए प्रॉपर टाइम अलॉट कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये आपको और रेगुलर तरीके से प्रोवाइड किया जाए। तो आई सिंसियरली अपोलोजाइज कि ये एनालिसिस लेट हो जाता है, बट मैं फिर भी आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि ये एनालिसिस जब तक आप चाहेंगे तब तक चलता रहेगा, है ना। बहुत से स्टूडेंट्स कई बार मैसेज करते हैं, सर एनालिसिस का क्या हुआ, क्या वो बंद हो गया है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी चूंकि मई एंड होने वाला है और मैं अब मई का स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन अब कुछ दिनों में मैं इसको जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली वीडियोस बना के ये जो हमारा जितना भी पोर्शन लैग हो गया है इसको बहुत जल्दी कंप्लीट करके आपके सामने प्रोड्यूस करूंगा। आप जुड़े रहिए नॉर्थ ईस्ट पीएससी के साथ, मेरे साथ, और एनालिसिस को कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहिए। चलिए सर, तो अब आज का एनालिसिस हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है सर। तो बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा एपीपीएससी का बैच रनिंग में है। एपीपीएससी में सर हम दो तरह से कोर्सेज चला रहे हैं, एक सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक एंड प्रीलिम्स प्लस मेंस। प्रीलिम्स प्लस मेंस में आपको डेडिकेटेड वीकली हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करा रहे हैं। हमारी एक डेडिकेटेड कंसर्न फैकल्टी है जिनका काम इतना ही है कि आपको सारे जो आंसर्स हैं उसको चेक करना है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स आंसर देते हैं उसको हम चेक करवाते हैं और वो उनको फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं, कहाँ पर आपको चेंज इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं धीरे धीरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और बेहतरीन तरीके से करते जा रहे हैं। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें, अगर आप सिंसियरली एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं तो मेंस की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस वजह से हमने मेंस के लिए आंसर राइटिंग स्टार्ट करवाया है। बाकी एक सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक भी कोर्स है। तो दोनों ही तरह के कोर्सेस हमारे चल रहे हैं। डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। बाकी और जानकारी के लिए आप गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप डेमो चाहते हैं या जो भी हमारा एपीपीएससी से रिलेटेड कुछ फ्री मटेरियल, फ्री कंटेंट, फ्री स्ट्रेटेजी, फ्री गाइडेंस जो हम अवेलेबल कराते हैं उसको अगर आप चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर पाएंगे। साथ ही साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। और ये जो आपका पीडीएफ है, ये पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होगा। पीडीएफ के लिए जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक प्रोवाइड की जाएगी। तो उसमें अरुणाचल टाइम्स का पीडीएफ भी मिल जाएगा, नेशनल लेवल का जो हम करंट अफेयर्स करा रहे हैं उसका भी पीडीएफ है, और नॉर्थ ईस्ट का जो भी करंट अफेयर्स हमारा चल रहा है उसका भी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं सर आज का। अभी पहला न्यूज है, तो पहला न्यूज है एवरी ईयर, हाँ, गवर्नमेंट एक्सटेंड्स मे डे ग्रीटिंग्स। मे डे मतलब 1 मई को कहा जाता है एज द मे डे एंड इट इज द इंटरनेशनल लेबर डे। तो चूंकि अभी न्यूज में था और इंटरनेशनल डेज या नेशनल डेज और डेट्स, ठीक है, तो डेज एंड डेट्स पे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके फ्रिक्वेंटली इस तरह के बनते रहते हैं। तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स न्यूज में आती रहती है वो हम आपका इसमें प्रोवाइड करते रहते हैं। तो ताकि आप सारी डेट्स को एक जगह यहाँ से क्लब करते जाओ और एक जगह लिख के उन्हें याद करते जाओ। तो 1 मई को सेलिब्रेट होता है मे डे, या फिर आप कह लो इंटरनेशनल लेबर डे। अब इस डेट की अगर हम बैकग्राउंड में जाए, ये कब से स्टार्ट होता है, तो देखो ये स्टार्ट हुआ था 1 मई 1886 में। मतलब कोई भी डे अगर सेलिब्रेट होता है किसी भी पर्पस के लिए तो उसका एक सिग्निफिकेंस होता है। तो ये क्यों सेलिब्रेट हो रहा है, तो May 1, 1886 में जो यूएस में लेबर यूनियंस थी उन्होंने एक स्ट्राइक स्टार्ट की थी और एडवोकेट किया था फॉर एन 8 आवर वर्क डे। जैसे आज आप 8 आवर वर्क डे देख पा रहे हो, जैसे 9 to 5 जो हम कहते हैं, तो दैट इज 8 आवर वर्क डे। पहले 12-12 घंटे के स्लॉट्स हुआ करते थे, तो उसको रिड्यूस करके 8 घंटे के लिए काफी लोगों ने मशक्कत की है, लड़ाई की है। तो जो यूएस में इसके लिए रिलेटेड काफी बड़ा स्ट्राइक ऑर्गेनाइज हुआ था, तो उसी दिन को रिकॉग्नाइज किया है, तो उसी 1 मई को रिकॉग्नाइज किया है एज अ
इंटरनेशनल लेबर डे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू 10 फ्रॉम अरुणाचल इन इंडियन कंटिजेंट फॉर 8 एशियन जूजित्सु चैंपियनशिप। ठीक है, एशियन जूजित्सु चैंपियनशिप होने जा रही है। ठीक है, तो जो जो इंडियन कंटिजेंट है, इंडिया से जितने भी लोग जा रहे हैं उसमें से 10 कौन से हैं, अरुणाचल के लोग हैं। ठीक है, दैट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अरुणाचल प्रदेश। तो आपका जो नेम है वो एक बार आप उनका यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर सारे नेम लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। ठीक है, गिचेक बाई, लांकुंग राधे, ताप मीनिया, दोंगदा तारुक, संघा तादिर, ब्याबांग भूपाई, है ना, और आपका लांकुंग आदम, लांकुंग दूता, लांकुंग मेंग एंड नांगबिया तादिर। तो ये आपके नेम्स हैं फ्रॉम द अरुणाचल हु हैव बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन कंटिजेंट फॉर द 8 एशियन जूजित्सु चैंपियनशिप। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये नेम आपसे पूछ सकता है कि ये किस इवेंट से आपका रिलेटेड है। वेल, मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे से रिलेटेड है सर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे एंड ओवरव्यू ऑफ चैलेंजेस फॉर मीडिया। ठीक है, तो आपका वर्ल्ड प्रेस डे किस दिन सेलिब्रेट होता है, 3 मई को। ठीक है, तो इसको तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे याद रखिएगा किस दिन सेलिब्रेट होता है, मई 3 को। तो ये जो न्यूज है ये इंक्लूड करने का पर्पस ये था, एक बार आपको बताया जाए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे किस दिन सेलिब्रेट होता है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज बायो टू प्रेजेंट इंडिया एट द 8 एशियन ताइक्वांडो पोमसाई चैंपियनशिप। ठीक है, तो अपने जो भी अरुणाचल से जो भी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में जो भी प्लेयर्स जाते हैं तो उनके नाम जो है अपने अरुणाचल के करंट अफेयर्स के स्पेसिफिक उसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो रूपा बायो जी का नाम याद रखिएगा, फ्रॉम अरुणाचल हैज बीन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द 8 एशियन ताइक्वांडो पोमसाई चैंपियनशिप जो 14 मई 15 मई को हुआ था। ठीक है, तो ये एक आपका प्राउड मोमेंट है फॉर द अरुणाचल के हमारे जो प्लेयर हैं वो आपका इंटरनेशनल इवेंट्स में हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उनके नाम याद रखना तो सर एग्जाम में पूछे या ना पूछे जरूरी है, बनता है सर, डिजर्व करते हैं वो। नेक्स्ट न्यूज इज ये देखो, मतलब ऐसी कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं है, लेकिन हाँ इस तरह की न्यूज से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन ने एम्बेसडर बनाया था सचिन तेंदुलकर को, उस पर क्वेश्चन आपका आ गया था। ठीक है ना, और इसी तरह से यूनिसेफ की इंडिया नेशनल एम्बेसडर किसको बनाया गया है, करीना कपूर को बनाया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं करंट अफेयर्स के नाम पे। नेक्स्ट थिंग इज यूनिसेफ क्या है। UNICEF is a special program of the UN devoted to aiding national efforts to improve the health, nutrition, education and general welfare of children। ठीक है, तो यूनिसेफ की अगर आप पहले फुल फॉर्म देखो, यूनिसेफ की पहले फुल फॉर्म थी इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, मतलब पहले इसका नाम था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, तो ये नाम था, तो यहां से इसका नाम पड़ गया यूनिसेफ। फिर बाद में जाके इसका नाम चेंज भी हुआ, इसका नाम हो गया यूएन चिल्ड्रन फंड। तो एक तरीके से नाम तो सर इतना ही है इसका, बट स्टिल अभी भी इसकी फुल फॉर्म वही बरकरार है, यूनिसेफ। भले अब जो फुल फॉर्म हो गई है वो हो गई है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ठीक है, बट इट इज स्टिल रिफर्ड टू एज यूनिसेफ। तो ये बच्चों के अधिकार के लिए अपना लड़ाई करते हैं। ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन। अब इसमें जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप करते हो, खासतौर से अगर वो यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन से रिलेटेड है, तो हेडक्वार्टर जरूर याद रखें। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां है सर, न्यूयॉर्क सिटी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ज्यादातर वैसे जेनेवा में आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यूएन का जो हेडक्वार्टर है इट इज इन द न्यूयॉर्क सिटी। चलिए सर, तो दैट इज सम न्यूज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यूनिसेफ। उसी का जो इंडिया नेशनल एम्बेसडर है वो किसको बनाया गया, करीना कपूर खान को बनाया गया। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज बिपिन बिलियंस डिनाइज मोहन बगान वंस अगेन, मुंबई बैक सेकंड आईएसएल टाइटल विद 3-2-1 कमबैक विन। ठीक है, तो एक आईएसएल की अगर हम बात करें तो उसको किसने जीता है, मुंबई ने जीता है। ठीक है, बिपिन सिंह केम टू होल्ड मोहन बगान वंस अगेन। ठीक है, ये सारी न्यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखिएगा। जो आपका ये सुपर लीग हो रही है उसको किसने जीता है, मुंबई ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। आपका नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू
एक्चुअली एक डिस्ट्रिक्ट का जिक्र हो रहा था तो मैंने सोचा उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, मे भी हो सकता है कभी डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन बने तो उस पे आपका अरुणाचल जीके के नाम पे ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या रहा है। न्यूज टीचर पिकअप ट्रक प्लंजेस इनटू कुरुंग रिवर, ड्राइवर फियर डेड। अभी कुरुंग रिवर में एक हादसा हो गया था, जो पिकअप ट्रक था वो उसमें आपका चला गया था नदी में। तो यहाँ पर न्यूज से क्वेश्चन नहीं आएगा सर, इस पे बन सकता है ये कुरुंग रिवर कहाँ पर है। ठीक है, और दूसरा ये कहाँ पर है कुरुंग रिवर, कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट में। तो जब कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट से अगर सवाल बनेगा तो क्या बन सकता है। तो देखो कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट हमेशा से तो नहीं थी, इट वॉज पार्ट ऑफ हाँ देखो इट वॉज पार्ट ऑफ द नदर्न सेक्शन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर सेक्शन। ठीक है, जो आपका पहले 1914 में जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक बना था उसका ये नदर्न सेक्शन में आता था। ठीक है, पूरा एरिया ये तब भी इनर लाइन से चलता था। फिर इसका जो ट्रैक का नाम था, ये जो नदर्न ट्रैक था, इसका नाम पड़ा सुबानसरी फ्रंटियर ट्रैक। ठीक है, सुबानसरी फ्रंटियर ट्रैक। फिर 1954 में इसका नाम पड़ा सुबानसरी फ्रंटियर डिवीजन। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो था वो 0 भेज दिया गया। फिर सुबानसरी फ्रंटियर डिवीजन का नाम पड़ा लोअर सुबानसरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और आगे चल के जो कुरुंग कुमे वाले एरिया की हम बात करें, ये जो डिस्ट्रिक्ट है इट वाज बाइफरकेटेड फ्रॉम द लोअर सुबानसरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो जो लोअर सुबानसरी डिस्ट्रिक्ट है उसमें से बाइफरकेट होके आपका कुरुंग कुमे बना है। ये क्वेश्चन बहुत आसानी से पूछ सकता है कि बताइए जो कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट बना है वो किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होके बना है, तो वो बना है लोअर सुबानसरी डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट पे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। बाकी हेडक्वार्टर पूछ सकता है, डिस्ट्रिक्ट्स के जो हेडक्वार्टर्स हैं, जो मैंने आपको अरुणाचल जी के करवाया है उसमें हेडक्वार्टर्स के नाम सारे डिस्ट्रिक्ट्स के मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, डिस्ट्रिक्ट लेवल हंगपन दादा मेमोरियल फुटबॉल एंड वॉलीबॉल टूर्नामेंट बिगिंस। तो हंगपन दादा मेमोरियल फुटबॉल एंड वॉलीबॉल टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो कहां पर हुआ है, इट इज स्टार्टेड इन तिरप। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है, ये जो हंगपन दादा मेमोरियल फुटबॉल एंड वॉलीबॉल टूर्नामेंट है ये किस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, तो इट इज इन द तिराप डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो अपने ये अरुणाचल जी के भी क्वेश्चन बन सकता है, किस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है सर ये, इट इज इन तिराप डिस्ट्रिक्ट। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा, जब हंगपन दादा मेमोरियल की बात हो रही है तो एक बार देख लेते हैं सर हु वाज हंगपन दादा, क्योंकि आपके अरुणाचल जीके में एक जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू पर्सनैलिटी बेस्ड, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो अरुणाचल से रिलेटेड हो उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। हंगपन दादा जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ही वाज ए ग्रेट वॉरियर, ही वाज अ सोल्जर इन द आसाम रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। ठीक है, और 2016 में आपका जो कश्मीर वाला इलाका है, ठीक है ना, इन द ट्रेचेरियस समसबारी रेंज इन द नदर्न कश्मीर। तो नॉर्थ कश्मीर में आपका जो टेररिस्ट है ना, आपका जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, उनसे लड़ते लड़ते उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था। ठीक है, तो उसी लिए हंगपन दादा जी को याद किया जाता है। ठीक है, बाद में उनको अशोक चक्र भी मिला था उनकी बहादुरी के लिए। एंड दादा वाज बोर्न इन बोरदुरिया विलेज, तिराप डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो उनका जन्म ही आपका तिराप डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और ये जो आपका मैच है ये भी कहां ऑर्गेनाइज हो रहा है, इन द तिराप डिस्ट्रिक्ट। तो हंगपन दादा जी का नाम ध्यान रखिएगा, ही वाज अवॉर्डेड द अशोका चक्र, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूं, नेक्स्ट एडिटोरियल। अब ये एडिटोरियल किससे रिलेटेड है, नॉट जस्ट एन इमरजेंसी मेजर। पहले मैं इसका एक कॉन्टेक्स्ट आपको बता देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट सिंपल इतना है कि देखिए हो क्या रहा है, जैसे आज ऑनलाइन एजुकेशन की बात होती है ना, तो ऑनलाइन एजुकेशन हम कब प्रिफर करते हैं, जब हम ऑफलाइन नहीं कर पाते। जैसे कोरोना वायरस हुआ तो पैंडेमिक में इमरजेंसी की सिचुएशन थी, ऑफलाइन क्लासेस नहीं कराई जा सकती थी, इस वजह से ऑनलाइन को प्रमोट किया गया। अभी भी अगर आप देखो तो अगर ऐसा कोई टाइम आता है कि मान लो जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में कई बार ऐसा होता है कि सर्दी बहुत ज्यादा पड़ गई तो उसकी वजह से स्कूल में नोटिफिकेशन आ जाता है आप बच्चों को घर से ही पढ़ाइए, ऑनलाइन पढ़ाइए। अभी जैसे हीट वेव की सिचुएशन हो सकता है गवर्नमेंट ऐसा ऑर्डर निकाल ले कि अब जो क्लासेस चलेंगी वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में चलेंगी, बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाएगा। खैर अभी तो छुट्टी चल रही है इसलिए इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं आया है। तो
यानी अब जो ऑनलाइन एजुकेशन यूज हो रही है ये तभी यूज हो रही है जब ऑफलाइन एजुकेशन पॉसिबल नहीं हो पा रही है, तो ये एक अल्टरनेटिव है, इमरजेंसी मेजर के तौर पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे ऑथर ये कहना चाहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन इज ए नॉट एन इमरजेंसी मेजर, इट इज जस्ट अनदर मेजर, इट इज जस्ट अनदर टाइप ऑफ टीचिंग लाइक ऑफलाइन टीचिंग, जिसके अपने खुद के बेनिफिट्स हैं, जिसके अपने खुद के पर्क्स हैं। ये हम भी समझाते हैं क्योंकि सर देखो हम ऑनलाइन क्लासेस भी करा रहे हैं, हम ऑफलाइन क्लासेस भी करा रहे हैं। मेनी ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं सर ऑफलाइन बेटर है या ऑनलाइन बेटर है, तो हम कभी ये नहीं कहेंगे कि नहीं ऑफलाइन आओ या ऑनलाइन आओ। हम सीधा फंडा ये कहते हैं, देखिए जी ऑफलाइन के अपने पर्क्स हैं, ऑनलाइन के अपने पर्क्स हैं। आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, आपको फायदा ये है लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाती है, आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से क्लास कर सकते हैं, आपका ट्रेवल टाइम बचता है, ये सारे फायदे आपको ऑनलाइन में मिलते हैं। वहीं ऑफलाइन में हमें क्या फायदे मिलते हैं, ऑफलाइन में हमारे पास फायदा होता है कि एक आपका टीचर से फ्रंट में मतलब एक जो पर्सनल इंटरेक्शन होता है वो वहां पर बन पाता है। दूसरा वहां पर एक फिक्स टाइमिंग है, तो कई बार जो स्टूडेंट्स डिले कर देते हैं क्लासेस करने में, तो कई वो मजबूरी में उन्हें उस टाइम पे जाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर वो टाइमिंग पे क्लास छोड़ देंगे तो दूसरा टाइम अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों के ही अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। तो यही आपका जो ऑथर है यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। तो देख लेते हैं सर ऑथर साहब क्या कह रहे हैं। तो जितना भी कंटेंट था उसको मैंने यहाँ पर प्रॉपर मेंशन कर दिया है, आप अच्छे से पढ़ लेना। ये न्यूज एक्चुअली उन्होंने इसलिए लिखा, अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो प्रोटेस्ट के चलते जो वहां एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कहा कि भाई ऑनलाइन क्लासेस अडॉप्ट कर लेते हैं ताकि प्रोटेस्ट की वजह से उनकी क्लासेस का लॉस ना हो। अब ऑथर कह रहे हैं इसी तरह की सिचुएशन आपकी कब हुई थी, जब पैंडेमिक आया था। पैंडेमिक में भी ऑनलाइन एजुकेशन इसलिए स्टार्ट हो गई थी क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। अब दिस आर्टिकल प्रेजेंट्स एन अल्टरनेट व्यू, यानी वो कह रहे हैं ये हम एक अल्टरनेट व्यू देना चाह रहे हैं, यानी ये कहना चाह रहे हैं ऐसा नहीं है सर कि ऑनलाइन एजुकेशन मजबूरी में करानी चाहिए। ऑनलाइन एजुकेशन इज अ मींस टू बी अडॉप्टेड अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि वो कह रहा है ऑनलाइन एजुकेशन इज एन आइडियल सॉल्यूशन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस एंड हुज टाइम हैज कम। मतलब ऑनलाइन एजुकेशन को क्यों अडॉप्ट करना चाहिए, इसके अपने बहुत सारे रीजन हैं और उसका अब वक्त आ चुका है। डिस्टेंस एजुकेशन अ प्रीकर्सर टू ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट न्यू। जैसे आज के टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन है, इसी तरह से पुराने टाइम में अगर आप पिछले कई साल पहले देखो तो डिस्टेंस एजुकेशन चलती थी। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, आपने देखा होगा, एक तो रेगुलर कोर्सेज होते हैं जिसमें आपको रोज कॉलेज जाना होता है, उसी जगह पे दूसरे होते थे डिस्टेंस कोर्सेज, जहां पर आप दूर से बैठ के भी क्लासेस अटेंड कर पाते थे। तो अभी मतलब जो रेगुलर क्लासेस के अलावा जो डिस्टेंस क्लासेस चलती थी वो कोई नया कंसेप्ट नहीं, ये पहले से चलता रहा। अभी जो ऑनलाइन क्लासेस का कंसेप्ट चल रहा है ये उसी का अपग्रेडेड वर्जन चल रहा है। तो यहाँ पर ऑथर आपको समझाएंगे कि किस तरह से डिस्टेंस एजुकेशन आपका इवॉल्व हुआ है। Some of the earliest versions of the distance education were correspondence courses as far as back as the 1950s and 60s। जैसे पहले correspondence courses चलते थे, ठीक है ना। correspondence courses में क्या होता था, आपको written material भेज दिया जाता था, फिर आपको उसको पढ़ना होता था, उसको पढ़ के आपको खुद ही सीखना होता था। असाइनमेंट दिए जाते थे, घर पे ही आपको असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं और अपनी जो आंसर शीट है वो इवैल्यूएशन के लिए भेजनी होती थी। लेकिन करेस्पॉन्डेंस कोर्सेज में क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं बताई जाती थी। यानी अगर आप देखोगे जो रिक्रूटर्स होते हैं तो वो उनको कम प्रिफर करते थे जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज से आते थे। अगर जो रेगुलर कोर्स का स्टूडेंट है उसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलती थी। फिर आगे चल के लेट 1980s में एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन स्टार्ट हुआ अमेरिका में। अब उसमें क्या किया सर, उसमें आपका रिटन मटेरियल की जगह, रिटन मटेरियल तो हो गई, वीडियो टेप्स प्रोवाइड कर दिए। यानी लेक्चर को रिकॉर्ड करके उसके वीडियो टेप्स स्टूडेंट्स को दे दिए। तो पहले सिर्फ आपके पास स्टडी मटेरियल उसको पढ़ के सीखो, अब आपके पास वीडियो लेक्चर है, टीचर जो बोल रहा है वो आप समझ रहे हो, तो वीडियो टेप्स और ज्यादा बेटर हो गए, ठीक है। तो उसमें फिर साथ ही साथ जो एग्जाम्स थे, पहले क्या थे, आपको आंसर लिखना है और मेल करना है, अब ऐसा नहीं है, एक सेंटर बनाया जाएगा। आपको मान लो मतलब डिस्टेंस कोर्स करना है किसी यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटी आपको लेक्चर भेजेगी कि भाई ये वीडियो लेक्चर है देख लेना। उसके बाद
वो एक सेंटर अपना निर्धारित करेगी, उस सेंटर पे जाके आपको एग्जामिनेशन देना होगा। तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन था, ये ज्यादा बेटर अपग्रेडेड फॉर्म ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन था। तो पिछले अर्लियर कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से इसमें एक मेजर इंप्रूवमेंट थी। लेकिन अभी भी एक ड्रॉबैक ये था कि सर जो टीचर है, जो फैकल्टी है और जो स्टूडेंट, इसके बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, बच्चा कोई डाउट है नहीं पूछ पा रहा है। फिर एक और डेवलपमेंट हुई, इट वाज स्ट्रीमिंग वीडियो व्हिच अलाउड स्टूडेंट्स टू स्ट्रीम लेक्चर्स इंस्टेड ऑफ वाचिंग वीडियो टेप्स। मतलब पहले आपको वीडियो टेप्स दिए जा रहे थे, वो वीडियो टेप्स खत्म कर दिए। अब इंटरनेट का जमाना आ गया, ठीक है, इंटरनेट का जमाना आ गया, आपको लेक्चर्स इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप स्ट्रीम कर सकते हो वीडियो, ठीक है। लेकिन है अभी भी क्या, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो इससे लेक्चर्स की फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ी, लेकिन अभी भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा था फैकल्टी और स्टूडेंट्स के बीच, ठीक है। जितना भी कम्युनिकेशन था एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू था, बट अभी भी कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा था। चलिए, फिर इसके बाद क्या हुआ सर? फिर इसके बाद अगला इवोल्यूशन होता है, वो है करेंट फॉर्म ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। अब करेंट फॉर्म ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन क्या है सर? इसमें आपका लाइव क्लासेस होती है। जैसे पहले अभी तक जितने भी इसमें हमने मेथड्स पढ़े, उसमें सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस आपकी जा रही थी। अब जो मेथड है, अब आपका लाइव एजुकेशन चल रही है। लाइव एजुकेशन में क्या है, टीचर भी उसी टाइम पे मौजूद है, आप भी उसी टाइम पे मौजूद हो, आपको जो भी डाउट है आप क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। वेयर द फैकल्टी डिलीवर्स द लेक्चर्स एंड द स्टूडेंट्स कैन चूज टू आइदर अटेंड द लेक्चर्स लाइव, और चाहे तो वो उसका रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं एट देयर कन्वीनियंस। तो इससे बेस्ट क्या है, ठीक है। अब इसमें एक इंटरेक्शन भी बढ़ता है, बच्चे क्लास में आपका डाउट पूछ सकते हैं, और this allows for a classroom atmosphere that more closely resembles at a typical in-person classroom. In some cases, students can also turn on their cameras and can be seen as well. ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा? लेकिन अभी भी सर दिक्कत क्या है? Several students still shy away from speaking in online classes, let alone turning their cameras on. कैमरा तो छोड़ो सर, अभी भी ऐसी दिक्कत है। हम लाइव क्लास लेते, हमें मालूम है अगर 50 बच्चे लाइव है तो 5, कई बार ऐसा होता है सिर्फ 5 से 6 उसमें इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसमें से जवाब दे रहे हैं। तो कैमरा तो छोड़ो सर, वो मतलब कमेंट भी कर रहे हैं, वो मतलब कुछ लिखने से भी शर्मा रहे हैं। तो ये चीजें अभी भी हमारे देश में देखने को मिलती हैं। तो अब यहाँ पर उन्होंने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करी है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इज ए ग्रोइंग एजुकेशन सिस्टम इन द होल वर्ल्ड, स्पेशली इन ऑल्सो इन इंडिया। तो हो सकता है कभी ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड आपको कुछ लिखने को आए, उसी लिहाज से मैं आपको यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ। तो 3 उन्होंने कुछ बताया है फायदे ऑनलाइन एजुकेशन के। पहला तो ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ये अलाउ करता है कि अपनी एकेडमिक ऑफरिंग्स एक्सपेंड कर पाए टू अ लार्जर स्टूडेंट पॉपुलेशन विदाउट अ लार्ज इंक्रीज इन क्लासरूम कैपेसिटी। आप ऐसे समझ सकते हो कि सर जैसे मान लो हमने हमारा ऑफलाइन सेंटर खोला, तो हमारे ऑफलाइन सेंटर की कैपेसिटी है मान लो 50 स्टूडेंट्स, तो उसमें 50 ही स्टूडेंट्स बैठ पाएगा। मान लो 5-6 स्टूडेंट और आना चाहे तो उनके लिए दिक्कत है। बट अगर ऑनलाइन क्लास होगी तो 50 की जगह आप एक क्लास में 500 स्टूडेंट्स को भी अकोमोडेट कर सकते हो। तो जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट थी, जो एजुकेशन को बड़े लेवल पे जाने से लिमिट कर रही थी, उस रिक्वायरमेंट को क्या है यहाँ पर कैटर किया जा रहा है। अब इससे ये फायदा ये भी होता है, खर्चे भी कम होते हैं। यही रीजन है क्योंकि हमारे ऑनलाइन कोर्सेज सस्ते होते हैं रेदर देन ऑफलाइन। कई लोग आते कहते हैं सर ऑफलाइन सस्ता है, ऑफलाइन महंगा है। ऐसा तो नहीं ऑफलाइन की क्वालिटी घटिया है, नहीं सर ऐसा नहीं है। और हमारी प्रायोरिटी वही अफोर्डेबल कोर्सेज प्रोवाइड करना। अब ऑनलाइन में हमारे चूंकि वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे कम हो जाते हैं, तो इसलिए हम ऑनलाइन की फीस रिड्यूस कर देते हैं। तो जितना पॉसिबल है उतना अफोर्डेबल आपके लिए बना देते हैं। तो ऑनलाइन से ये भी फायदा है, फीस भी रिड्यूस हो जाती है, और टीचर के लिए भी कन्वीनियंट है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट को एक क्लास में वो एकोमोडेट कर सकते हैं। तो ये उन यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत बेहतर है जिनके पास कैपेसिटी क्या है, लिमिटेड है। ऑनलाइन एनवायरनमेंट में वर्चुअल क्लासरूम्स को यूज करके सबसे बड़ा खर्चा वही जो मैंने आपको बताया,
मतलब हाँ, ऑनलाइन में क्या कंप्यूटर वीडियो सिस्टम के खर्चे हैं, बट फिर भी एक फिजिकल स्पेस क्या कहते हैं पे खर्च करने से बहुत कम पड़ता है एक आपका ये कंप्यूटर और वीडियो सिस्टम पे खर्च करना। दूसरा एडवांटेज क्या है सर, भारत जैसे देश में खास तौर से ऑनलाइन एजुकेशन कैन हेल्प ब्रिंग एजुकेशन टू अ लार्जर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन without having students travel to a limited number of locations where high quality educational institutions are situated। यानी आज ऑनलाइन एजुकेशन से फायदा ये है कि आप देश भर के दूर दूर के कोने तक एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो और उन स्टूडेंट्स को बाहर उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप एपीपीएससी एपीएसएसबी का कोचिंग कर रहे हो, आप मान लो तवांग से आ रहे हो, आप बिल्कुल रिमोट ईस्टर्न मोस्ट एरिया से आ रहे हो, अंजौ से आ रहे हो आप, तो आपको कोचिंग करने के लिए कहाँ आना पड़ रहा है, कैपिटल आना पड़ रहा है, क्योंकि कोचिंग्स कहाँ अवेलेबल हैं, कैपिटल में अवेलेबल हैं। बट ऑनलाइन एजुकेशन से आज आपको फायदा क्या है, आज शायद आप देश के, हिंदुस्तान के, अरुणाचल के रिमोट एरिया में बैठे हो, बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट वेस्टर्न मोस्ट एरिया में बैठे हो, बट स्टिल आप लेक्चर को एक्सेस कर पा रहे हो। और ये मैं जो लेक्चर ले रहा हूं आपका दिल्ली में बैठ के ले रहा हूं, हजारों किलोमीटर दूर से आपका मैं इसको क्लास ले पा रहा हूं और आप इसको एक्सेस कर पा रहे हो। तो ये किसकी वजह से हो पा रहा है, इट इज ड्यू टू ऑनलाइन एजुकेशन। तो ये एक सेकंड बिगेस्ट एडवांटेज है ऑनलाइन एजुकेशन का। तो वही चीज है, विद द पॉपुलेशन दैट इज स्प्रेड आउट एट अ वेरी लार्ज ज्योग्राफिकल एक्सपेंस इंक्लूडिंग अ नंबर ऑफ रूरल एरियाज, providing access to quality education is a major challenge for both government as well as academia. Every year cutoff percentage for admission to sought after colleges and institutes seems to be great further out of reach of a large section of the students graduating from schools। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं सर, उनके पास सीट्स लिमिटेड है, लिमिटेड लोग उनको एक्सेस कर पा रहे हैं। मान लो जैसे आईआईटी है सर, आईआईटी में मान लो 10,000 स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए, 5 लाख ने अप्लाई किया, तो ऐसा तो नहीं है कि सर वो 10 ही लाख मतलब डिजर्विंग थे, उनके बाद जो अगले 5-6 हजार आए वो भी लगभग उतना ही डिजर्विंग है। लेकिन क्या है, सीट्स लिमिट होने की वजह से उनको आईआईटी की एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो अगर ये एजुकेशन ऑनलाइन रहेगी तो वो उसको एक्सेस कर पाएंगे, उनको भी सेम चीज प्रोवाइड की जा सकेगी, और वहां पर जो क्वालिटी एक्सेस का मतलब जहां वो एक कंसर्न आ रहा है लिमिटेड कैपेसिटी का, उसको भी खत्म किया जा सकता है। ये ऑथर कहना चाह रहे हैं आपका, ठीक है। It would be preferable for well-established institutions to expand their offerings via online classes, as there would be an expectation of quality from well-established institutes। Third point वो बोल रहे हैं, the population where online education has a major impact is working professionals। तो जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट और जो प्रभाव डाला है ऑनलाइन एजुकेशन ने, वो किस पे डाला है, वर्किंग प्रोफेशनल्स पे डाला है। वर्किंग प्रोफेशनल्स की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो क्लासेस के टाइमिंग होते हैं, ऑफलाइन क्लासेस के जो टाइमिंग्स होते हैं, वो उनके लिए अटेंड करना मुश्किल हो जाता है। तो ऑनलाइन क्लासेस से सबसे बड़ा फायदा है कि भाई अगर वो लाइव नहीं भी देख पा रहे हैं तो रिकॉर्डिंग तो है ही उनके पास, वो अपने टाइम की कन्वीनियंट के हिसाब से वो लेक्चर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। It has been well established that with technological change and new research, a lot of what people learn in colleges and universities becomes obsolete in a few years। ठीक है। फिर बाद में if the student has to miss a class due to work requirement, the lecture is available on tape। तो वही सारी बातें जो मैं आपको समझा रहा हूं ये यहाँ पर आपका लिखी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं सर। अब उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, इंस्टीट्यूट्स लाइक बिट्स प्लानी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ फिनिक्स यूएस, वो इस तरह के ऑनलाइन कोर्सेज करा के स्टूडेंट्स तक लार्ज एरिया रीच अपनी दे रहे हैं। In addition to degree programs, leading universities such as Stanford and MIT have collaborated in offering free online courses on various topics। ठीक है, जैसे फिजिक्स में हमारे एक हम लोग को एक टीचर के लेक्चर मिलते थे, प्रोफेसर वॉल्टर, MIT के बहुत जाने माने प्रोफेसर हैं प्रोफेसर वॉल्टर। तो अगर ऑनलाइन एजुकेशन नहीं हो पाती तो उन इतने बड़े प्रोफेसर से कोई फिजिक्स सीखने का मौका कैसे पा पाता? क्या एक मास पॉपुलेशन उनसे कभी फिजिक्स को जान पाती? जिससे फिजिक्स में इंटरेस्ट था नहीं जान पाती, उसको वही इंस्टीट्यूशन जाना पड़ता, उन्हीं के कोर्स ज्वाइन करने पड़ते, तब वो जान पाते। तो ऑनलाइन एजुकेशन से सबसे बड़ा फायदा यही है,
आप देश भर के प्रतिष्ठित संस्थानों से, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से, सिर्फ देश के नहीं दुनिया के रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से अपने घर बैठे एजुकेशन ले सकते हो। दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट दिस ऑनलाइन एजुकेशन हैज एज ऑफ नाउ एस्टैब्लिश्ड। अब इनको कहते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मूक कोर्सेज। आपने कई बार शायद ये नेम सुने होंगे, तो ये इन्हीं को कहते हैं। अब कई सारे स्किल कोर्सेज भी ऑनलाइन आने लगे, जैसे आपने देखा होगा वर्किंग प्रोफेशनल्स में आज के टाइम में, जैसे मान लो कॉर्पोरेट में जो जॉब कर रहे हैं वो जानते हैं कि दिस टाइम देयर इज ए हाई डिमांड फॉर मार्केटिंग कोर्सेज, डिजिटल मीडिया कोर्सेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेस। तो ये कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे लाइक कोर्सेरा है, उडेसिटी है, एडेक्स है, ये इस तरह के कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं आपको कि आप भले ही वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस से आने के बाद ये कोर्सेज कर लो और इनकी स्किल सीख लो, ताकि आप कहीं दूसरे कंपनी में अप्लाई करो या सेम कंपनी में अगर आपने स्किल्स एक्वायर कर ली तो वो और बेटर पैकेज पे आप वहां पर काम कर सकते हो। तो ये फायदा ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अदरवाइज ऑफलाइन होता, उन्हें नौकरी छोड़नी होती, फिर वो ज्वाइन करते, तो उससे वो बच रहे हैं। The faculty who have recorded the lectures for these courses are from leading global universities and the quality is excellent. Although the number of online courses and the quality has grown exponentially, there is still a perception that the quality of online courses is inferior to live in-person classes. यानी अभी भी लोगों के अंदर एक डाउट रहता है कि नहीं यार, ऑनलाइन में वो मजा नहीं है जो ऑफलाइन में होता है, टीचर सामने होता है, उनसे खूब हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी ये परसेप्शन चेंज होने में टाइम लगेगा, but still this perception exists. It will take some time before the true advantages of online education will be recognized in the societies. Universities have to focus on maintaining high quality and invest in technology and faculty who can deliver an effective online experience for students. It may not be too long before online education is accorded its rightful place in academia. ऑथर यही कहना चाह रहे हैं कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन को अभी उतनी इज्जत नहीं मिल रही है जितनी इज्जत मिलनी चाहिए, और बट वो एक्सपेक्ट करते हैं इन द कमिंग टाइम ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल। तो यहाँ पर फिर मैं यहाँ एनालिसिस खत्म करता हूँ। इसके आगे का जो ये 1 to 7 में का एनालिसिस था, अगले जो डेज का एनालिसिस होगा वो बहुत जल्द आप तक अवेलेबल मैं कराऊंगा। ठीक है सर, तो बने रहने के लिए यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वाकई में पूरा लेक्चर सुनते हुए यहाँ तक आए हैं तो हेड्स ऑफ टू यू, यानी आप वाकई में सिंसियर हैं एग्जामिनेशन के लिए, आप वाकई में सिंसियर हैं अपने लाइफ के लिए, आप कुछ वाकई में करना चाहते हैं, तो इस चीज को कंटिन्यू करिए, है ना। और लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने कलीग्स के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जरा अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।